अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ आई कैप ग्रिड और जो पास्ट ट्रेंड है उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई किए। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आमतौर पे आपने देखा है 18 से 20 की रेंज के अंदर आ जाता है, ठीक है। रेशियो आपको होता है FR1 से शिफ्ट होके आया है, तो फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग इसकी हुआ करती थी जब पहले FR2 में होता था तब भी। अब इस दफा पॉसिबिलिटी है कि अगर ना भी आए, क्योंकि अभी आप लोग रिसेंटली FR1 से हैं तो उधर स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करके आए हैं। IS 12 तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। पूरा क्वेश्चन ना भी हो तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इसकी जरूर आ जाती है। तो उसके हिसाब से ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको आइडेंटिफाई किए, तो ये तो इसका बन जाता है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। अब आज आपको मैंने कहा था हम IS 1037 से इसको रिवाइज करना शुरू करेंगे। तो IS 1037 से आपको मैंने कहा था इसको आज हम लोग रिवाइज करना शुरू कर देंगे। अगर आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करें तो उसमें आप देखेंगे कि IS 37 तकरीबन हर अटेम्प्ट में वो कवर कर जाता है। अगर 12-15 नंबर का क्वेश्चन ना भी हुआ तो 7-8 नंबर का, वरना 3-4 नंबर का तो कवर वो कर ही जाता है। तो वो हो गया। अब लास्ट टाइम भी IS 37 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस दफा इफ्रिक 1 मैंने साथ थोड़ा एक मेंशन किया है ताकि इसकी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे साथ बन जाती। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पहले IS 10 का, 37 का, ताकि उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जी, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। आप लोगों ने कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा है कि रिपोर्टिंग डेट यानी जो आपका ईयर एंड है यहां से लेके वो डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू। इस दौरान जो आपके इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हमने नाम दे दिया था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। हमने कहा था ये इवेंट होते हैं दो तरह के, दोस एग्जिस्टेड एट reporting date or those arose after reporting date। तो आपका ने कहा था ये वो इवेंट्स होते हैं जो आपको एविडेंस देते हैं कि रिपोर्टिंग डेट भी एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं। तो कहता कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको एविडेंस देंगे कि रिपोर्टिंग डेट पे ये चीज एग्जिस्ट करती थी, बट आपके नोटिस में ये बात बाद में आई। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर वो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी तो इसका मतलब उस रिपोर्टिंग पीरियड से बिलोंग करती है। तो इसको स्टैंडर्ड ने नाम दे दिया एडजस्टिंग इवेंट। तो ये आपके होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। इनकी जो प्रॉपर एंट्री होती है, आपका ने कहा था वो पास किया करेंगे। अब इसकी स्टैंडर्ड ने आपको एग्जांपल दी थी, उसने कहा रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर आप इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट बेचते हो तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा।
इसी तरह उसने कहा रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर आपके बैड डेट हो जाते हैं तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। अगर आपको कहता है रिपोर्टिंग डेट से पहले आपने एसेट खरीदा लेकिन उसकी प्राइस रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड हुई तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट होगा। कहता है अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार मुझे रिपोर्टिंग डेट पे इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए था, तो कहता हमने बाद में टेस्ट किया वाकई लॉस निकला, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट होगा। कहता अगर आपको रिपोर्टिंग डेट के बाद पता चले कि रिपोर्टिंग डेट पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ चुका था, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, फिर आईकैप ने ना इनमें से कुछ चीजों को मॉडिफाई कर करके टेस्ट किया। जैसे आपको मैंने कहा कि पेपर में कुछ क्वेश्चन में उसने कहा कि रिपोर्टिंग डेट के बाद इन्वेंट्री डैमेज हो गई जिसकी वजह से हमने बिलो कॉस्ट बेची। अब देखिए बिलो कॉस्ट बेचने की रीजन या कॉज क्या था? डैमेज होना। डैमेज वो कब हुआ? रिपोर्टिंग डेट से पहले के बाद में? बाद में, तो फिर वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। इसी तरह उसने कहा कि रिपोर्टिंग डेट के बाद हमारे कॉम्पेटिटर ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आ गई और हमें सस्ती करके बेचनी पड़ी। ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग? हाँ जी, अब ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। उसकी रीजन क्या है? कॉम्पेटिटर इस वक्त क्या कर रहा है आपको तो नहीं पता होता कि वो क्या चीज डेवलप कर रहा है, किसकी रिसर्च डेवलपमेंट चल रही है उसकी, तो इसका नॉन एडजस्टिंग होगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूं रिपोर्टिंग डेट के बाद हमने ही नया मॉडल लॉन्च किया जिसे पुरानी की प्राइस में कमी आ गई, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जब डेवलपमेंट कर रहे थे तो आपको तो पता था कि जैसे मैं लॉन्च करूंगा पुराने की प्राइस कम हो जानी। इसी तरह उसने कहा रिपोर्टिंग डेट के बाद, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद क्या हुआ? कहता है कि हमारा जो कस्टमर है उसके वेयर हाउस में आग लगी और इतना नुकसान हुआ कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये अब आपका कौन सा इवेंट होगा? यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद हमारे कस्टमर के वेयर हाउस में आग लगी, इतना नुकसान हुआ कि वो इंसॉल्वेंसी के लिए चला गया। अब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्यों? कि उसके हालात खराब हुए नुकसान होने की वजह से, आग लगने की वजह से, तो आग तो लगी रिपोर्टिंग डेट के बाद, इसका रिपोर्टिंग डेट पे उसके पैसे रिलाइज होने के चांसेस थे। तो ये स्टैंडर्ड ने आपको बताया, कह रहे कि वो इवेंट जो आपको प्रूफ दे दें कि रिपोर्टिंग डेट पे चीज एग्जिस्ट करती थी वो एडजस्टिंग होता है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि ये जो बाद में रॉस होते हैं ये आपके कहलाते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब इनकी एडजस्टमेंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने कहा था आपको चेक करना पड़ती है अमाउंट कि मटेरियल इफेक्ट है कि इमटेरियल अमाउंट है। मटेरियल अगर अफेक्ट हो तो इसका नॉन डिस्क्लोजर भी तो यूजर को अफेक्ट कर सकता है, डिसीजंस को। तो हम लोग कहते हैं तो ये नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टमेंट तो नहीं डल सकती, लेकिन क्या करना? डिस्क्लोज करते हैं ना। अब डिस्क्लोज क्या करना? नेचर ऑफ द इवेंट, possible financial effects। ठीक है, नेचर ऑफ द इवेंट एंड पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट्स।
ठीक है, इसमें हम नेचर बता देंगे जी क्या इवेंट है और इसके फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर इमटेरियल हो तो उसने तो डिसीजन को अफेक्ट ही नहीं करना, तो फिर इस सूरत में हमने कहा था क्या किया करें, नो ट्रीटमेंट। अच्छा, उसके बाद मैंने इन रूल की एक एक्सेप्शन बताई थी कि स्टैंडर्ड ने आपको कहा था कि अगर रिपोर्टिंग डेट पे गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल हो रहा है तो आपने रिपोर्टिंग डेट पे जो फाइनेंशियल बनाई होंगी किस बेस पे बनाई होंगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पे। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद कह रहा कोई ऐसा इवेंट हुआ कि आपका गोइंग कंसर्न का जम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो गया, तो अब कहता आपने ये नहीं कहना जी वो तो इवेंट ही बाद में हुआ। देखिए, गोइंग कंसर्न का अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट होने का मतलब होता है कि विद इन अ ईयर बिजनेस ने बंद हो जाना है, शायद अगली फाइनेंशियल बन ही ना पाए। तो इसका मतलब अगर ये लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है तो फिर लोगों को सही वैल्यूज तो बता दो अपनी चीजों की। तो अगर कभी इस तरह हो जाए कि रिपोर्टिंग डेट पे गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल हो रहा था बट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके से जम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों का एडजस्टिंग इवेंट होगा। आप लोगों ने इसको एज एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना है, मतलब अपने अकाउंट्स की जो बेसिस हैं वो आपने चेंज कर देनी है, उनको उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रेजेंट कर देना है। तो ये तो सारा था आप लोगों का IAS 10। ठीक है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इसकी तो बड़ी एग्जांपल बन सकती हैं। रिपोर्टिंग डेट के बाद चीजें खरीदी, चीजें बेची, एसेट खरीदा, एसेट बेचा, ये सारी चीजें वो है जो बाद में हो रही हैं तो नॉन एडजस्टिंग में आ जाती हैं। तो ये तो आपको मैंने 2-4 चीजें बताई थी, ज्यादातर आप देख रहे थे पास्ट पेपर में भी इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं IAS 37 को। जी, IAS 37 के अंदर आप लोगों की 3 चीजों के बारे में डिस्कशन की गई थी, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। प्रोविजन को हमने डिफाइन किया था, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। के प्रोविजन जो होती है आपकी लायबिलिटी होती है ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन होती है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि लायबिलिटी जो है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से क्रिएट होती है और एक्सपेक्टेड होता है कि इसकी सेटलमेंट पे कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। और फिर आपने ने कहा था ऑब्लिगेशन हमारी 2 तरह की होती, कंस्ट्रक्टिव और लीगल। लीगल ऑब्लिगेशन होती है जहां पे आप कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हो चुके हो या ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हो। जबकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में आपको मैंने कहा था कि आपकी पास्ट प्रैक्टिस, कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, आपका प्रमोशनल मटेरियल, ठीक है, आपकी प्रिंटेड पॉलिसीज से आइडेंटिफाई हो किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले ली हुई है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये चूंकि कस्टमरी हो गया तो लोगों के ज़हन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि यार ये काम आप करोगे, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका ने कहा था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही होती है फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो।
और इस तरह कॉन्टिंजेंट एसेट के बारे में आपका ने कहा था कि ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही थी फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, और वो इवेंट भी आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अच्छा, प्रोविजन के लिए हम लोगों ने कहा था कि रिकग्निशन क्राइटेरिया 3, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तीनों कंडीशनें पूरी हो जाए तो प्रोविजन बुक करेंगे। ठीक है, तो ये तो प्रोविजन का था। प्रोविजन के लिए आपका ने कहा था बेस्ट जजमेंट ली जाएगी। बेस्ट जजमेंट के अंदर स्टैंडर्ड ने आपको कहा था कि अगर मल्टीपल आउटकम्स आए तो आप मल्टीपल आउटकम कंसीडर करो। अगर मल्टीपल आउटकम आ गए तो कहता है कि देखो वो चीज रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग आइटम है। रिकरिंग आइटम का क्या मतलब होता था? बार बार होने वाली। जैसे वारंटी क्लेम है, ये रिकरिंग आइटम है। आपने कोई लॉ की वायलेशन की, पेनल्टी पड़ी, ये आपके लिए क्या है? नॉन रिकरिंग आइटम है। तो कह रहे हैं अगर तो रिकरिंग आइटम है देन प्रोविजन शुड बी मेड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अगर नॉन रिकरिंग आइटम है देन प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर मोस्ट लाइकली आउटकम। ठीक है, यानी अगर आपकी रिकरिंग आइटम है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रोविजन डलेगी, और अगर आपकी जो है नॉन रिकरिंग आइटम है, वन ऑफ कभी कभार होने वाली है, तो फिर जो मोस्ट लाइकली आउटकम होता है वो ले। मोस्ट लाइकली आउटकम का क्या मतलब था? हाँ, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज सबसे ज्यादा हो उसको ले लें। अच्छा, फिर मैंने एक आपको ना टर्म डिस्कस की हुई थी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता था? हाँ, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस देता है कि इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाएगा। मतलब एंटीसिपेट किया जाता है यार इसमें नुकसान होना है, तो क्या वेट करें नुकसान हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि आप पहले से ही उसका लॉस बुक कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीसिपेटेड जो लॉस होता है उसकी पहले से प्रोविजन डाल देते हैं। अच्छा, क्या जो रूटीन के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनकी प्रोविजन पहले से डाल देते हैं? यानी जो रूटीन के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे रेंट है, बिल्डिंग का हर महीने देना है, अगले साल भी देना है, उससे अगले साल भी देना है, तो क्या उसकी आज ही प्रोविजन डाल दो? नहीं। हम लोगों ने कहा था जो रूटीन के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनकी बिफोर टाइम एंट्री नहीं डलती, वो तो जब होंगे तब बुक होगा। ये सिर्फ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका आप लोग एंटीसिपेटेड लॉस पहले से बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर आपको याद होगा मैंने एक शॉर्टकट कराया था और एक आपको स्टैंडर्ड का प्रॉपर लेआउट भी बताया था। अगर प्रेजेंट इसका प्रॉपर लेआउट में आए तो हम कहते हैं आप चेक करो क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो आंसर आपके दो थे, या आप कह देते थे यस तो या फिर नो। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो हम कहते थे आप चेक करो क्या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, अगेन आपके आंसर दो होते थे, या यस तो या फिर नो। अगर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है तो फिर हम लोग कहते थे आप चेक करो कि क्या रिलायबल एस्टिमेट है, फिर आपके आंसर दो होंगे, या यस तो या फिर नो। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है, रिलायबल एस्टिमेट भी है, क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने कहा था प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर देंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, बट रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, क्या करना है? डिस्क्लोज कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, तो फिर हम कहते थे क्या चेक करो कि रिमोट हो गया कि नहीं।
तो आंसर आपके दो ही होंगे, या आप कह दोगे यस तो या आप कह देंगे नो। अगर आपसे मैंने पूछा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपने कहा यस, मैंने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, आपने कहा नो, मैंने कहा रिमोट हो गया, आपने कहा यस रिमोट हो गया, क्या करना है? रिमोट हो जाए तो नो ट्रीटमेंट। रिमोट का मतलब होता है होने के चांसेस नेग्लिजिबल। 5% तक किसी चीज के चांस रह जाए ना तो समझते हैं कि जी नेग्लिजिबल है। अगर आपको मैं कहता नहीं यार रिमोट कोई नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जब मैंने आपसे कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपने कहा नो, जैसे आपने नो कहा तो मैंने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब आंसर आपके दो ही होंगे, या आप कहोगे यस तो या फिर कह देंगे नो। अगर आपने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो आपसे मैं कहूंगा कि चेक करो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। अब फिर आप या मुझे कहेंगे यस तो या आप कह देंगे नो। अगर आप कहते हो यस तो मैं कहूंगा चेक करो रिलायबल एस्टीमेट। अब आपका आंसर यस भी हो सकता है और आपका आंसर नो भी हो सकता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपने कहा नो, मैंने कहा पॉसिबल आपने कहा यस, मैंने कहा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो आपने कहा यस, मैंने कहा रिलायबल एस्टिमेट आपने कहा यस। क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। क्यों? प्रोविजन क्यों नहीं डाली? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, इसके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी होता है ना। इसका मतलब अगर आप मुझे कहते हैं रिलायबल एस्टिमेट नहीं है तो भी आंसर क्या था? तो भी डिस्क्लोज होना था। अगर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है तो फिर मैंने आपको कहना था चेक करो रिमोट हो गया। अब आंसर आपके दो ही होने थे, या आपने कह देना था यस तो या आपने कह देना था नो। अगर आप कहते हैं यस रिमोट हो गया तो फिर नो ट्रीटमेंट। और अगर आप कहते हैं रिमोट नहीं हुआ तो डिस्क्लोज। और अगर आप मुझे कहते हो ऑब्लिगेशन पॉसिबल भी नहीं है तो नो ट्रीटमेंट। ठीक हो गया? अगर कॉन्टिंजेंट एसेट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक आप देख लिया करो कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो और दूसरा रिलायबल एस्टीमेट। अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि इनफ्लो होगा, फिर आप लोग क्या चेक करते होते थे कि वर्चुअली सर्टन है कि नहीं है,
ठीक है, अगर मैं कहूं यार वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन मतलब 95% उससे ज्यादा चांसेस होना, समझो वर्चुअली सर्टन है। तो अगर आपको मैं कहता हूं यार वर्चुअली सर्टन है, तो फिर आप क्या चेक करते थे कि रिलायबल एस्टीमेट है कि नहीं है। अगर रिलायबल एस्टीमेट भी हो तो फिर स्टैंडर्ड कहता है फिर तो ये आपके लिए कंटिंजेंट है ही नहीं, ये तो कंफर्म आपकी एसेट बन चुका है, इसलिए इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करो। तो हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं यार एक्सपेक्टेड इनफ्लो, आपने कहा यस, मैंने कहा वर्चुअली सर्टेन, आपने कहा नो। ठीक है, अब वर्चुअली सर्टेन पे आपने नो कह दिया, अब चाहे रिलायबल एस्टीमेट हो या ना हो, क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, यानी आपने मुझे कहा एक्सपेक्टेड इनफ्लो तो है बट वर्चुअली सर्टेन नहीं है। अब वर्चुअली सर्टेन नहीं है, चाहे रिलायबल एस्टीमेट हो चाहे रिलायबल एस्टीमेट ना हो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? डिस्क्लोज। अगर आपको मैं कहती हूं यार एक्सपेक्टेड इनफ्लो तो नहीं है, तो चूंकि हम कहते हैं एसेट ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड कहता है बस ठीक, अमाउंट को छोड़ो और आप लोग कर दो इसकी नो ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि जी एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, वर्चुअली सर्टेन नहीं है बट रिलायबल एस्टीमेट है, क्या करेंगे? डिस्क्लोज। आपको मैं कहता हूं एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, वर्चुअली सर्टेन नहीं है लेकिन एस्टीमेट भी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? तो भी डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन जब मैं कहूं एक्सपेक्टेड इनफ्लो नहीं है, तब आपने सीधा नो ट्रीटमेंट पे आ जाना है। एसेट एक्चुअली ओवरस्टेट नहीं ना करने, तो जैसे मैंने कहा नहीं है, तो आपने मुझे कहा ही नहीं क्या वर्चुअली सर्टेन हुआ है, क्या रिमोट हो गया है, आपने कहा बस ठीक है छोड़ दो। लेकिन जब लायबिलिटी की बात थी, मैंने कहा यार एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, तो आपने क्या कहा था? चेक करो रिमोट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर 0 से 5% तक चांसेस हों तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या है? रिमोट हो गया। ठीक है, अगर इसका मतलब 6 से लेके 50% तक चांसेस हो तो ये आपका पॉसिबल होता था। अगर 51 से लेके 95% तक चांसेस हो तो ये आप लोगों का प्रोबेबल, और अगर मोर देन 95% हो तो फिर ये वर्चुअली सर्टेन। तो ये चीज इसके अंदर आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रीइंबर्समेंट का। रीइंबर्समेंट के अंदर आपने कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा है कि एसेट पे एसेट वाले रूल, लायबिलिटी पे लायबिलिटी वाले रूल लगाओ। रीइंबर्समेंट का मतलब है कि आपको कोई कॉम्पनसेट करेगा, मतलब पहले कोई खर्चा आपको पड़ेगा लेकिन बाद में आपको कोई से रिकवरी हो जाएगी। जैसे आपने मेरे बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी और मैंने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक आपके पास आ गया निकालो पैसे। आपने जब मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार दे दो अपने पास से, बाद में मैं आपको वापस कर दूंगा। तो इसको ना एक तरफ आपको देना पड़ रहा है और एक तरफ आपको उम्मीद है अच्छा मिल भी जाएंगे, तो दैट इज रीइंबर्समेंट। तो स्टैंडर्ड ने कहा था लायबिलिटी पे लायबिलिटी वाले रूल लगाना, एसेट पे एसेट वाले रूल लगाना। तो अगर लायबिलिटी की बात की जाए, आपको मैंने कहा यार दे दो पैसे बाद में दे दूंगा, तो इसका मतलब आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है, आपका रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन डालनी पड़ेगी। तो प्रोविजन तो क्रेडिट हो जाएगी ना, लायबिलिटी है तो डेबिट में एक्सपेंस भी तो आएगा, यानी इसका मतलब एक्सपेंस शो करा के
साथ आपने अपनी लायबिलिटी बनाई। दूसरी तरफ आपने कहा यार ये बंदा कह रहा है दे देगा पैसे, तो इसके ऊपर कॉन्टिंजेंट एसेट वाले रूल लगेंगे। क्या एक्सपेक्टेड इनफ्लो है? अगर आप कहते हो यस तो मैं कहूंगा क्या वर्चुअली सर्टेन है? अगर आपने कहा ना यस तो फिर मैं कहूंगा अमाउंट पता है, आपने कहा अमाउंट भी पता है, तो मैं फिर आपको कहूंगा चलो इस रीइंबर्समेंट को बुक कर लो एज एन एसेट। लेकिन एसेट एसेट में, लायबिलिटी में लिखी जाएगी। अच्छा, अब एसेट तो हो गया, डेबिट क्रेडिट भी तो कुछ करना है। तो अगर मैं आपको कहूं इनकम शो करा लो तो भी प्रॉफिट में बढ़ना है। अगर मैं कहूं नहीं यार एक्सपेंस में से माइनस कर लो तो भी प्रॉफिट में बढ़ना है। तो स्टैंडर्ड ने आपको दोनों ऑप्शन दी। कहता है मर्जी है, चाहे इसको अदर इनकम शो करा लेना, चाहे रेलिवेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि यार रीइंबर्समेंट की अमाउंट अभी वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, फिर उसको क्या किया जाएगा? डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, आखिरी चीज स्टैंडर्ड ने कहा था जो रीइंबर्समेंट का एसेट बुक करोगे वो प्रोविजन की अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग प्रोविजन बुक कर रहे हो 50,000 की, बेशक मैं आपको कह रहा हूं यार मैं तुम्हें 70,000 दूंगा, आप अपना अगर एसेट बुक करोगे तो मैक्सिमम कितने का कर सकते हो? 50,000 का। ठीक है, बाकी 20,000 जब कभी मिलेगा वो उस साल की इनकम शो हो जाएगी, लेकिन अभी आप लोग इनकम ओवरस्टेट नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी चीज मैंने आपको बताई थी अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग आपका ने कहा था या स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है या मैनर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं आप लोगों ने क्या कर दिया? रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि रीस्ट्रक्चरिंग अबेंडनमेंट से भी होती है, रीस्ट्रक्चरिंग डिस्पोजल से भी होती है। अबेंडन करने का मतलब होता है बंद ही कर दो, और डिस्पोजल का मतलब होता है किसी को बेच दो। जब बेचेंगे तो एज अ गोइंग कंसर्न बेचेंगे ना, तो क्या मैं अपने एम्प्लॉइयों को नोटिस दे दूंगा कि निकल जाओ यहां से? नहीं, इसका मतलब वहां की कंडीशन कुछ और है, और जब आपने बंद करना है एक सेगमेंट या पार्ट ऑफ बिजनेस को तो यहां की कंडीशन कुछ और है। अगर आपको मैं कहता हूं यार मैंने तो डिस्पोजल करना है, मतलब एज अ गोइंग कंसर्न किसी को बेच देना है, तो स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि जब तक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं किसी के साथ हो जाता, आप कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड नहीं हो जाते, तब तक आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बुक नहीं कर सकते। हाँ, जब कंफर्म हो जाए कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हो गए हैं फिर आप प्रोविजन डाल लो। ठीक है, ये प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्पोजल के लिए। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि यार डिस्पोजल तो नहीं कर रहा, मैं तो बंद करने जा रहा हूं, तो अगर बंद करने जा रहे हैं तो फिर हमने कहा था इसके रिकग्निशन क्राइटेरिया में पहली चीज है फॉर्मल प्लान बने, जिसके अंदर लोकेशन टू बी इफेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी इफेक्टेड, एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन बेनिफिट्स की फिगर, ये सारी आप एस्टिमेट करें, और फिर जो अफेक्टिव हैं उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी कर दिया जाए कि यार ये काम होने जा रहा है। मतलब उनके ज़हन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन बन जाए कि यार अब तो ये होके ही रहना है, ताकि कल को आपको ना अब मेरा प्लान बदल गया वो ना कर पाओ। तो उसने कहा फॉर्मल प्लान बनना चाहिए, टाइमली लोगों को कम्युनिकेट होना चाहिए, ताकि उनके ज़हन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि अब ये काम होके रहना है। तो अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं तो फिर हम लोग कहते हैं इसकी रिकग्निशन आप कर सकते हो। अब मसला है, अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले आपने फॉर्मल प्लान बना लिया लेकिन उसके कम्युनिकेट रिपोर्टिंग डेट के बाद किया, तो एडजस्टिंग इवेंट होगा, नॉन एडजस्टिंग होगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि जब तक ये दोनों कंडीशनें पूरी नहीं होंगी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड कहते हैं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन चेक करना मटेरियल अमाउंट है कि इमटेरियल। आपको मैंने कहा था नॉन एडजस्टिंग ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं होता, नॉन एडजस्टिंग के आगे दो ट्रीटमेंट बनती हैं, तो इसलिए उसके लिए आपको आगे बताना पड़ता है कि यार अगर मटेरियल हुआ तो डिस्क्लोज, और अगर इमटेरियल हुआ देन नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस तरह करके आपको उसका आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये चीज इसके अंदर स्टैंडर्ड ने आपको बताई हुई थी। अच्छा,
अब रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट में क्या आएगा, तो हमने कहा था जितनी भी कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू रीस्ट्रक्चरिंग होती वो इसमें आती है, लेकिन क्या कुछ नहीं आता? आपको मैंने कहा था कि रीलोकेशन एक्सपेंसेस नहीं आते एम्प्लॉइज के, रीट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आती, ठीक है, जो एंटिसिपेटेड लॉस है ना टिल टर्मिनेशन या उसके रीस्ट्रक्चरिंग वो नहीं आती, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आते, नए चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने का जो खर्चा है वो भी इसमें नहीं आता, ये एक्सक्लूडेड कॉस्ट्स हैं। तो इसका इसमें मेनली क्या आ जाएगी, जो आपकी कोई लीगल कॉस्ट आ रही होगी रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, इस टाइप के खर्चे, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह ये इसमें आ सकती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर्स में आपने कहा था कि जब कॉन्टिजेंसीज होती हैं तो आपको बताना पड़ता है कि यार इसमें किस किस्म की अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी और क्या पॉसिबल इसके फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये चीजें हमें इसके अंदर डिस्क्लोज करना होती है। ठीक है, अब हम पहले इनके जरा क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो लेटेस्ट अटेम्प्ट से निकाल लें। जी क्वेश्चन 5 है लेटेस्ट अटेम्प्ट का। जी कह रहे पतीसा लिमिटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर अर्बन कम्यूटर्स। अच्छा, कह रहे आप लोग ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटम 25 क्वेश्चन 5। जी कह रहे पतीसा लिमिटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर अर्बन कम्यूटर्स। In May 2025, PL launched a new model Volt 3 featuring an innovative regenerative brake system developed entirely by its internal engineering team. जी कह रहे आपकी जो कंपनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह बनाती है और इसने एक नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है और इसके अंदर ना कोई उसने इनोवेटिव रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जो कि इसकी अपनी टीम ने डेवलप की है। अच्छा, कह रहे हैं 25 जून 2025 आप लोग का ईयर एंड देखें नीचे क्या नहीं 30 जून है। अच्छा, 30 जून आपका ईयर एंड है, 25 जून को मतलब रिपोर्टिंग डेट से पहले क्या हुआ, कह रहा है PL रिसीव अ फॉर्मल लीगल क्लेम फ्रॉम केक्स लिमिटेड, a competitor alleging that the braking system in the Volt 3 infringe CL patented braking technology। कह रहे आपके कॉम्पिटिटर ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम आपने यूज किया है ना ये तो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है और ये तो मैंने रजिस्टर भी कराया हुआ है, तो मेरी परमिशन के बगैर ही आप उसको यूज करी जा रहे हो। तो इसका मतलब आप लोगों पे केस हुआ, कंटिंजेंट एसेट बनेगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कह रहा फॉलोइंग इवेंट्स
अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब कह रहा है रिपोर्टिंग डेट के बाद ये चीजें पता चली, क्या? नंबर 1 कह रहे इन जुलाई 2025, मतलब रिपोर्टिंग डेट के बाद, कंपनीज इंटरनल लीगल एंड इंजीनियरिंग टीम रिव्यू द क्लेम एंड द रेलिवेंट पेटेंट डॉक्यूमेंट। Based on their initial analysis, they believe that Volt 3 contained sufficient design differences and the likelihood of losing the case was 30%. कह रहा आपकी लीगल टीम भी बैठी, आपके इंजीनियर्स भी बैठे, उन्होंने देखा कि यार उसका जो पेटेंट था उसने क्या रजिस्टर कराया हुआ है। तो कह रहा जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा हमारा Volt 3 तो उससे काफी डिफरेंट है, तो इसलिए उसने कहा बस 30% ही चांस है कि हमारे अगेंस्ट डिसीजन आ जाए। 30% वर्चुअली सर्टन होता है, रिमोट होता है, क्या होता है? हाँ, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबल है कि शायद पड़ जाए। तो क्या पॉसिबल के ऊपर आप प्रोविजन डाल देते हैं? नहीं। लेकिन क्या ये रिमोट हो चुका है? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। आगे देखिए क्या बताता है, कह रहा है हाउएवर ड्यू टू पोटेंशियल रेप्यूटेशनल एंड लीगल एक्सपोजर प्रोडक्शन ऑफ Volt 3 वाज टेम्परेरीली पॉज्ड एज अ प्रिकॉशन। लेकिन कह रहा है अपनी गुडविल बचाने के लिए हम लोगों ने वक्ती तौर पे ना प्रोडक्शन रोक दी स्कूटर की। द इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वाज डायरेक्टेड टू बिगिन डिजाइनिंग अ कंप्लीट न्यू ब्रेकिंग सिस्टम। कह रहा है ना सिर्फ हमने प्रोडक्शन रोकी, अपनी टीम को कहा नया ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप करो अपने लिए, ताकि आप लोग अपनी नई रिसर्च करो, अगर थोड़ा भी शक है तो हम इसको छोड़ ही देंगे सिस्टम को। आगे क्या हुआ? इसका मतलब पहले केस में बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि डिस्क्लोज किया जा सकता है, क्योंकि ना तो ये प्रोबेबल थी कि हम इसकी एंट्री डालते और ना ही ये रिमोट हुआ था कि इसको हम नो ट्रीटमेंट करते तो डिस्क्लोजर आएगा। डिस्क्लोजर में क्या आ जाएगा? हम कहेंगे जिस तरह हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है, ठीक है, अब उसने अमाउंट वगैरह बताई नहीं तो डिस्क्लोज वगैरह नहीं करेंगे फाइनेंशियल इफेक्ट। आगे कह रहे इन अगस्त 2025 a more detailed technical review and external patent advice revealed that company's braking system substantially infringed the CL patent. अच्छा, तो कह रहे अगस्त के अंदर मोर डिटेल टेक्निकल रिव्यू किया गया, एक्सटर्नल पेटेंट एडवाइस भी ली गई, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो काफी हद तक कॉपी किया हुआ है, इसका मतलब अब डेवलपमेंट आपके अगेंस्ट जाना शुरू होगी। अच्छा, तो कह रहे इट वाज कंफर्म दैट द डिजाइन इंफ्रिंजमेंट ओरिजिनेटेड विद इन PL इंटरनल टीम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ CL पेटेंट। कह रहा बाद में पता चला कि ये जो हुआ है ये हमारी इंटरनल टीम की गलती की वजह से है, वो उसके राइट्स को इंटरप्रेट नहीं सही तरह कर पाए। अच्छा, आगे क्या हुआ? कह रहे बेस्ड ऑन द न्यू एडवाइस कंपनीज लीगल एडवाइजर रिवाइज देयर असेसमेंट एंड कंक्लूडेड दैट कंपनी वुड नाउ लाइकली टू लूज द केस। कह रहे अब तो हम हार ही जाएंगे, इसका मतलब ऑलमोस्ट सर्टन हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहे? कह रहे दे एडवाइज दैट कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू पे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और ऑल्टरनेटिवली एग्री टू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सब्जेक्ट टू डिसीजन इन द अपकमिंग बोर्ड मीटिंग। कंपनी ऑल्सो डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग Volt 3 स्टॉक। कह रहे जब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया ना कि हमने वायलेशन की है, तो कहता हमने पुरानी प्रोडक्ट अपनी जो है उसका तो स्टॉक वैसे बेचना रोक दिया, और उसके बाद कह रहे हम लोगों ने कहा कि यार बजाय इसके कोर्ट में जाएं, कोर्ट का डिसीजन आए, लीगल फी भी पड़े और फिर कोर्ट की मर्जी के फाइन पड़े, आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लेते हैं, मतलब बाहर ही ले दे के और उसे कहेंगे यार केस विड्रॉ कर लो। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यही होती कि आप जो केस कर रहे हैं आप उसके साथ निगोशिएट कर लें और जिस पे वो मान जाए आप उसको पैसे पकड़ा दें और उसे कहें जाके केस वापस ले लो, वो फिर जाके ले लेता है जी मैं केस नहीं करना चाहता, ठीक है, तो सेटलमेंट हो जाती है। तो ये उसने आपको बताया।
अब कह रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग कंपनी टर्मिनेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन। कह रहा आप लोगों ने क्या किया, जो इंजीनियर थे, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर थे, आपने सबको निकाल दिया। ड्यू टू टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज ऑब्लाइज्ड टू पे सब्सटेंशियल टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन पैकेज। कह रहा अब एम्प्लॉयमेंट के लॉ में लिखा हुआ था इनको पैसे देके निकालना था, तो हमें एक हैवी कॉम्पनसेशन इनको देनी पड़ जाएगी। अब क्या हुआ, कह रहे कंपनीज ऑब्लाइज्ड टू पे सब्सटेंशियल अमाउंट डिस्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट कॉस्ट। कह रहा हालांकि काफी ज्यादा कॉस्ट थी, कंपनी प्रोसीडेड विद टर्मिनेशन, लेकिन कह रहा आपने कहा जी हमने तो इनको निकालना ही है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ब्रांड इंटेग्रिटी एंड रीबिल्ड स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट। ठीक है, यानी मतलब देखे ना, अब पता तो चल गया था, एक आप उनको लगाई रखते, ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया कि जी इनको निकाल ही देते हैं ताकि आपकी रेप्यूटेशन हो जाए, हाँ जो गिल्टी होता आप उसको निकाल देते हैं, आपने जानबूझ के नहीं किया था, वो टीम की गलती थी वगैरह वगैरह। तो कह रहे अपने ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हालांकि सब्सटेंशियल अमाउंट पे करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा निकाल दो। देखें एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना, नोटिस दे देते, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा, आप उसे को यार ये तुम्हारा आखिरी महीना है, काम करो फारिग, फिर आपको टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप उसको फौरन कहते हो कल से ही ना आना, फिर टर्मिनेशन बेनिफिट देने पड़ते हैं। तो कहता हमने अपनी गुडविल बचाने के लिए क्या किया, हमने कहा निकालो, इनको भी पैसे दे देंगे। अच्छा अब नीचे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेलिवेंट आईएफआरएस। अब देखें आईएफआरएस का नाम नहीं उसने बताया, लेकिन लाजिम आता है लायबिलिटी वगैरह के केसेस की बात हो रही तो कंटिजेंसी का था। तो कह रहे कि डिस्कस हाउ अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, कह रहे दोनों सिनेरियो में आपने बताना है क्या, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू ऑन 31 जुलाई। अच्छा 31 जुलाई तक तो आपकी टीम ने कहा था कि जी 30% चांस ही है कि हमें फाइन पड़ जाए, हमारे खिलाफ केस आ जाए। तो कह रहा है बस यही डेवलपमेंट है, इसकी बेस पे बताओ क्या करोगे। तो क्या रिकमेंड करेंगे, हाँ जी हम लोग कहेंगे कि इसको डिस्क्लोज कर दो। रीजन क्या है कि हम लोग कहेंगे कि जी केस हमारे खिलाफ हो चुका है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल तो खैर नहीं, यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्योंकि वॉयलेशन तो पहले केस हो चुका हुआ है, यानी ऑब्लिगेटिंग इवेंट पहले हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, लेकिन रिमोट भी नहीं हुआ। ठीक है, मसलन हम लोग कहते हैं ना मोर देन 50% चांसेस हो, तो आप कहते हैं यार एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी है, पैसे देने पड़ेंगे, तो 30% है, पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि रिमोट भी नहीं हुआ तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अब डिस्क्लोजर क्या देंगे कि जी इस तरह हमारे कंपेटिटर हमारे खिलाफ केस किया हुआ है जो कि पेंडिंग है कोर्ट में, अगर वो इसकी कोई अमाउंट बता देता तो फिर हम अमाउंट भी कोट कर देते कि ये इसका पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है। अच्छा दूसरा उसने क्या कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑथराइज इशू ऑन 31 अगस्त। कह रहे अगर अगस्त के अंदर ऑथराइज होते फिर क्या करते, तो अगस्त तक तो फिर आपकी वर्चुअली सर्टन हो चुकी हुई है कि आपको पैसे देने पड़ जाने हैं। तो जब आपको यह भी कंफर्म हो गया आपकी वॉयलेशन है, आपकी यानी नेग्लिजेंस है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो एडजस्टिंग इवेंट होगा नॉन एडजस्टिंग, यानी मतलब प्रोविजन डालेंगे या नहीं डालेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो आपको इसकी प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, किस चीज की, जो एंटिसिपेटेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की फिगर बनेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसने कहा ना हम डिसाइड कर लेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट करना है कि कोर्ट पे डिपेंड करना है, तो हम लोग कहेंगे कि जो एंटिसिपेटेड फिगर अगर आ जाती है तो उसकी आप प्रोविजन डालो, और अगर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ वैल्यू भी नहीं होता तो इसको डिस्क्लोज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा था मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं बेचूंगा, इन्वेंट्री नहीं बेचूंगा तो उसकी एनआरवी क्या हो जाएगी, हाँ जी, तो इन्वेंट्री है ना, और आप कह रहे हो ये बिकेगी नहीं, तो इसका मतलब उसका भी लॉस बुक करना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का टेस्ट उस पर भी अप्लाई करना चाहिए। तीसरा उसने कहा मैंने अपनी टीम ही निकाल दी। जब टीम निकालेंगे तो उनके जो टर्मिनेशन बेनिफिट होंगे वो भी तो देने पड़ जाने,
उनको भी फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसने आपको कितने नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन उसने इसको कवर किया है। अच्छा, अब मैं इसका ना जरा आंसर पढ़ता हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था 1037 के आंसर जरूर पढ़ा कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना आए। तो इसका जरा मैं सजेस्टेड आंसर आई कैप का पढ़ता हूं। अच्छा, अब जरा पहले ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। कह रहे PL हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट सिंस द लीगल क्लेम वाज रिसीव्ड ऑन 25 जून एंड पर्टेन टू एन इशू रूटेड इन द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट डेवलप्ड बिफोर दैट डेट। कह रहा है ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्योंकि 25 जून को नोटिस आ गया और वो बता रहा है कि इससे पहले आपने जो चीजें बेची उनके अंदर आप वायलेशन कर चुके हुए हो। तो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टिल 31 जुलाई company legal advisor has assessed the probability of losing the case is low, so there is no probable that outflow of the economic resource will be required to settle the obligation, so company should treat it as contingent liability. Company would disclose the nature of the claim, reasons why provision is not recognized and possible financial effects. Precautionary operational steps to stop production and start development of the new braking system reflect management responsible rather than evidence of past condition and do not have any implication on financial statement. No need for disclosure for the end of June 25। कह रहे कि अब आपने ना प्रिकॉशन के तौर पे प्रोडक्शन भी रोक दी, नया सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर इसकी कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं बनती कि आप डिस्क्लोजर वगैरह उस पर दें। तो अब ये उसने ना एक बड़ा डिटेल से उसका आंसर लिखा है, यानी जो बातें हमने कही थी वो भी आ गई और आगे उसने आपको बता दिया कि जी आपने फर्दर जो काम वगैरह कर दिया, कह रहे हैं उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने पुराने की प्रोडक्शन बंद कर दी है, मैं नया सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। कह रहे ये तो आपका इंटरनल मसला है, कंटिन्यू रखें, इसको ऐसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो कंटिंजेंट है उसका डिस्क्लोजर आना है। अच्छा, आगे आते हैं बी, अगस्त वाले का। कह रहे रिजल्ट ऑफ द डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट न्यू एविडेंस कंफर्मिंग अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, दिस कॉन्स्टिट्यूट एन एडजस्टिंग इवेंट। लीगल क्लेम नाउ मीट ऑल द 3 क्राइटेरियाज। अब 3 क्राइटेरिया क्या होते थे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट। So कह रहा है कि based on the new evidence, company's legal advisor revised their view and concluded that there is now probable that the company would lose the case or be required to enter out of court settlement. As such, provision must be recognized in the financial statement at 30 June. Amount of provision should be based on the best estimate and include either the amount of compensation or amount of out of pocket out of court settlement जो है, whichever is most likely to be opted। अब देखिए ना उसने बताया कि केस कितने का हो सकता है, ना उसने आपको ये बताया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अमाउंट क्या होगी। तो उसने कहा अगर वो अमाउंट्स पता चल जाए तो जो इनमें से मोस्ट लाइकली हो, मोस्ट लाइकली क्यों कह रहा है, एक्सपेक्टेड क्यों नहीं कह रहा? नॉन रिकरिंग आइटम है ना, बार बार तो किसी के रूल्स की वायलेशन, राइट की वायलेशन नहीं करते आप उससे ऐसे। अच्छा, अब आगे भी उसने दिए, कह रहा एडिशनली कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड, कह रहा एडिशनली कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड द सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ वोल्ट 3, सो द इन्वेंट्री एट 30 जून मस्ट बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है, कह रहे इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लेना। और मजीद क्या कहता है, अ फर्दर फाइनेंशियल इंपैक्ट arise from the termination of internal employees। कह रहे ये भी एक फाइनेंशियल इफेक्ट आना जो एम्प्लॉय निकालने जा रहे हो। फॉर द फ्लो प्रोडक्ट डिजाइन, दीज टर्मिनेशन वर इनिशिएटेड इन अगस्त, लेकिन कह रहे उनको निकालता हूं अगस्त में दें। सो कंपनी नीड नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर दीज फाइनेंशियल। तो कह रहा है कि चूंकि ये डिसाइड आपने अगस्त में जाके किया है, तो कह रहा है फिर इनकी पहले से ना प्रोविजन डाल देना, इसकी प्रोविजन नहीं डलेगी। इसका मतलब
एक तो एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है कंपनसेशन की उसकी प्रोविजन डलेगी और दूसरा जो इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लाना है ये एडजस्टमेंट डलेगी। लेकिन कह रहा है ये जो एम्प्लॉइज को निकालने और हैवी पैसे देने हैं इसकी प्रोविजन डालना, कह रहा है ये तो काम ही अगस्त में जाके हुआ है। क्या जून में कंफर्म था आपने निकाल देना था? नहीं। तो अब ये उसने इसका आंसर दिया हुआ था सारा। अब स्ट्रिंग 25 क्वेश्चन 7 है इसका। जी कह रहे VL इज अ मैन्युफैक्चरिंग, कह रहे फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 28 फरवरी। ठीक है, कह रहा आज 28 फरवरी है। कह रहा है कि कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइज्ड हाई प्रिसिशन मटेरियल स्पेयर पार्ट्स, और कह रहा है ऑन 15 दिसंबर 2024 एन एक्सीडेंट अकर्ड इन कंपनीज फैक्ट्री कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू 12 वर्कर्स एंड डिस्टर्बिंग फैक्ट्री ऑपरेशन टिल दिसंबर 24। अच्छा, कह रहा है कि 15 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ, 12 आपके वर्कर जख्मी हो गए और उसके बाद आपकी फैक्ट्री का ऑपरेशन भी इफेक्ट हो गया, प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो गई। एज ए रिजल्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हैव अराइजन। तो कह रहे उसकी वजह से ये मसले बने। क्या? नंबर 1 कह रहे कंपनी वाज नॉट लीगली ओब्लाइज्ड टू पे कॉम्पनसेशन टू द इंजर्ड वर्कर। कह रहे लीगली मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इनको पैसे देने हैं मैंने। लेकिन कह रहा हाउएवर ऑन 5 जनवरी 2025 कंपनी वॉलंटरीली अनाउंस कॉम्पनसेशन 2 मिलियन पर अफेक्टेड वर्कर। लेकिन कह रहा 5 जनवरी को आपने खुद से जाके अनाउंस कर दिया हर इंजर्ड वर्कर को मैं 2-2 मिलियन दूंगा। ठीक है, और आगे आपको कह रहे हमारे वर्कर कितने थे? 12। इसका 24 मिलियन आप कमिट कर रहे हो कि जी मैं दूंगा। अच्छा, आगे आपको कह रहे कि विच वॉज पेड ऑन 15 जनवरी, कह रहा 15 को दे भी दिए। इन सिमिलर पास्ट इंसिडेंट कंपनी हैज आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर। कह रहे पहले भी ऐसे कभी मसला होता हम पैसे देते होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी लेकिन कंस्ट्रक्टिव आ गई। कहता मैं तो पहले भी ऐसे करता होता हूं। तो इसका मतलब वर्कर के ज़हन में ये बन चुका था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई इंजरी होती है तो ये एम्प्लॉयर हमें पैसे देगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और रिलायबल एस्टिमेट भी है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है। तो फिर आपको इसको प्रोविजन बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं 16 जनवरी 2025 आफ्टर रिसीविंग अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन, हमने पैसे कब दे दिए थे वर्कर्स को? 15 को। कह रहा है 16 को पैसे लेने के बाद क्या हुआ? कह रहा है कि 9 वर्कर फाइल्ड अ नेग्लिजेंस लॉ सूट अगेंस्ट कंपनी डिमांडिंग एडिशनल 5 मिलियन। कह रहा है 9 वर्कर ने पहले पैसे पकड़ लिए 2-2 मिलियन, उसके बाद आके केस कर दिया कि जी ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करता, 5-5 मिलियन हमें एक्स्ट्रा दिलवाए जाए। कह रहे कंपनीज लीगल एडवाइजर बिलीव कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग डिफेंस एस्टिमेटिंग ओनली 40% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर ऑफ द वर्कर। कह रहे हमारा जो लीगल एडवाइजर है ना वो काफी कॉन्फिडेंट है, उसने कहा सिर्फ 40% चांसेस हैं कि हमारे खिलाफ केस आए। अच्छा, आगे आपको कह रहे इफ अवॉर्डेड द कॉम्पनसेशन कुड रेंज 1.5 to 3 मिलियन पर वर्कर with almost with the most probable amount of 2 million, court decision is still pending। कह रहा हमारा लीगल एडवाइजर कह रहा बस 40% ही चांस है पैसे देने पड़े, और अगर देने पड़े तो कोई 1.5 से 3 मिलियन के दरमियान होगा, मोस्ट लाइकली तो कह रहा 2 मिलियन होगा, और कह रहे केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, अब
क्या लीगल ऑब्लिगेशन है ये आपकी? नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव तो थी, आप लोग इंजर्ड पर्सन को देते हैं पैसे, अब वो तो हम लोग ऊपर दे भी चुके थे, नीचे अब उन्होंने एक्स्ट्रा की डिमांड कर दी, और इसमें हमारा लीगल एडवाइजर कह रहा है 40% चांसेस हैं। पॉसिबल है क्या प्रोबेबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल पे क्या प्रोविजन बुक कर देते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इसकी प्रोविजन तो नहीं डलेगी, लेकिन रिमोट भी तो नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिसमें इसकी हम नेचर बताएंगे और पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट बताएंगे। अब पॉसिबल उसने कहा मोस्ट लाइकली पर वर्कर कितना होगा? 2, तो 9 वर्कर के कितने बनेंगे? 18, तो 18 मिलियन हम लोग इसका पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट दे देंगे। अब आगे क्या कहता है? कह रहे ड्यू टू द एक्सीडेंट कंपनी वाज अनएबल टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम अ की कस्टमर लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन विदाउट पेनल्टीज, दिस कैंसिलेशन विल रिजल्ट फ्यूचर लॉस ऑफ 50 मिलियन। तो क्या एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस जो होते हैं उसकी आप प्रोविजन बुक कर देते हैं? यानी कहता है कि अगर मेरी प्रोडक्शन ना अफेक्ट होती तो मैं कस्टमर को टाइमली डिलीवरी दे देता, तो मैं उधर प्रॉफिट कमा लेता। कहता मैं लेट हो गया, उसने फाइन नहीं मांगे, लेकिन उसने कह रहा मैंने तुमसे चीजें नहीं लेनी, कहता उसको बेच के मैंने 50 मिलियन का प्रॉफिट कमा लेना था। तो अब इसका बताएं क्या किया जाए? अब यहां पे उसने आपको कहा है कि कस्टमर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया कि यार तुमने लेट कर दी है, लेकिन उसने फाइन भी मुझसे कोई नहीं मांगे। तो ये जो एंटिसिपेटेड लॉस होता है ना, यानी एक्सपेक्टेड लॉस, कि जी एक्चुअली ये लॉस्ट प्रॉफिट है, लॉस नहीं हुआ, जो प्रॉफिट कमाना था वो नहीं कमा पाए, तो लॉस प्रॉफिट के लिए हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करते होते। मतलब देखो ना, एक चीज थी मेरी 10 की, आपको मैंने कहा यार 15 की बिक जानी थी, 5 का मेरा प्रॉफिट हो जाना था, मेरा 5 का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस तरह का लॉस हुआ, जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए, तो हम लोग प्रॉफिट्स तो पहले से बुक नहीं ना करते होते। आगे कह रहे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रॉ मटेरियल, लेकिन कह रहे ये जो ऑर्डर कस्टमर ने छोड़ दिया ना कि मैंने नहीं चीजें लेनी, कह रहा उसके अब मटेरियल वगैरह की डिटेल दे रहा है। तो क्या कह रहे बिफोर द कैंसिलेशन कंपनी हैड ऑलरेडी प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल वर्थ 3 मिलियन। कह रहे कि उसने जब प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किया था तो हम 3 मिलियन का मटेरियल खरीद चुके हुए थे, स्पेशली इंटेंडेड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। दीज मटेरियल कैन नॉट बी रीपर्पस्ड फॉर अदर ऑपरेशन एंड ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड नेचर एंड नॉन रिटर्नेबल टू द सप्लायर। कह रहा मसला ये जो मैंने 30 लाख का यानी 3 मिलियन का मटेरियल खरीदा है, कह रहा ना ये किसी और जगह इस्तेमाल हो सकता है, ना ये वापिस हो सकता है। इसके ऊपर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला रूल लग जाना चाहिए। तो ये आप लोगों का एंटिसिपेटेड लॉसेस का बनता है। आगे कह रहे एडिशनल another shipment of same raw material value 7 million is expected to be received in next month. On 20 January company cancelled the contract and paid penalty 2 million. कह रहे इसी मटेरियल की एक और शिपमेंट पहुंचनी थी, कह रहे मैंने उस सप्लायर को कहा कि यार ना भेजो, कहता उसने कहा 2 मिलियन फाइन दे दो, नहीं भेजता, कह रहा मैंने 2 मिलियन दे दूंगा उसको। इसका तो 2 मिलियन का आपको फाइन पड़ेगा, नुकसान होगा, और ऊपर वाला जो मटेरियल खरीदा हुआ है वो एक किस्म का पूरा ही आपका जाया हो चुका है। आगे कह रहे सेल्वेज वैल्यू ऑफ द अबव रॉ मटेरियल इज एस्टिमेटेड 40% ऑफ देयर परचेज प्राइस। कह रहा कॉस्ट के 40% पे ही बिक जाएगा स्क्रैप के तौर पे। तो चलें जो पुराना मटेरियल 3 का आया उसकी एनआरवी 40% 1.2 बनती है, तो उसका इसका मतलब कितना आपको लॉस हो जाना है 1.8 मिलियन का। तो एंटिसिपेटेड लॉस, इसका मतलब आपके लिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, कि अब खर्चा आपका 3 मिलियन का आना है और बाद में बिकना कितने में 1.2 में। इस 1.8 की इसका मतलब आपको प्रोविजन क्रिएट कर लेनी चाहिए। आगे कह रहे टू बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल फॉलोइंग द फैक्ट्री डिस्ट्रप्शन कंपनीज मैनेजमेंट अनाउंस वन टाइम बोनस 30 मिलियन ऑन 30 जनवरी 2025। जी कह रहे एम्प्लॉइज का
मोरल को अप करने के लिए आपने ना जनवरी में अनाउंस किया सबको बोनस मिलेगा, क्या रिपोर्टिंग डेट पे अनाउंसमेंट थी? नहीं। तो फिर क्या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? नहीं। तो फिर इसकी नो ट्रीटमेंट। आगे कह रहा है अ मशीन डैमेज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इज करंटली अंडर असेसमेंट। A preliminary report suggests that repair cost 18 million. However, even after repair, machine efficiency may decline by 30%. Management is considering selling the machine in the coming months with an expected sale price 220 in current state. Carrying value of the machine was 340. कह रहा एक्सीडेंट में हमारी मशीनरी भी डैमेज हुई। मशीनरी डैमेज होना किस चीज की इंडिकेशन है? इंपेयरमेंट लॉस। इसको ना मुझे इंपेयरमेंट का टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इनमें से जो हायर होगी उसको रिकवरेबल अमाउंट ट्रीट करना पड़ेगा और फिर उसको कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, अब उसने आपको ये तो बता दिया कि ये कितने की बिक सकती है, 220, हालांकि कीमत क्या है इसकी, तो 120 का इंपेयरमेंट लॉस बन रहा है अगर फेयर वैल्यू ना भी अवेलेबल हो। अच्छा, बस आगे उसने रिक्वायरमेंट आपसे पूछा था कि इनकी ट्रीटमेंट्स बताएं। अच्छा, इसका भी मैं जरा आंसर रीड करता हूं ताकि इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, पहला पॉइंट था ना जिसमें आपने वॉलंटरीली 2-2 मिलियन उनको दे दिया था, तो उसके लिए बता रहा है, कह रहा है कि VL has constructive obligation to pay compensation to injured worker since it has a past practice of providing compensation in similar situations. कह रहा है लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं थी बट कंस्ट्रक्टिव है। Although announcement was made after, यानी 5 जनवरी को किया था ना आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कह रहा है ऑब्लिगेशन इफेक्टिवली अरोज फ्रॉम द पास्ट इवेंट दैट इज मशीन malfunction in दिसंबर 2024. Make a present obligation as of the reporting date. Therefore, company should recognize provision of 24 million in the financial statement as this amount can be measured reliably. 2 मिलियन आपने कहा ना, एक वर्कर, 12 वर्कर थे, कह रहे 24 मिलियन की प्रोविजन डालो, वही आंसर आ गया हमारे वाला। सेकंड, कह रहे कंपनी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे एडिशनल कॉम्पनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवन, ठीक है। और आपको कह रहा है हाउएवर द लॉ सूट फाइल्ड 9 वर्कर रिप्रेजेंट कंटिजेंट लायबिलिटी एज लीगल एडवाइजर एस्टिमेट ओनली 40% चांस, देयरफॉर अ कंटिजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड, द नेचर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट। पॉसिबल आउटकम कह रहे 1.5 से 3 मिलियन थी, मोस्ट लाइकली क्योंकि 2 था तो 2 के हिसाब से 9 का कितना बनता है, 18। तो कह रहे हैं इसको आप लोग एज अ पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, तीसरे में उसने आपको कहा था कि आपका जो ऑर्डर हाथ से निकल गया और आपने कहा जो प्रॉफिट कमा सकता था मैंने लॉस किया। कह रहे एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस 50 मिलियन इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस एंड डज नॉट मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन, सो कंपनी शुड राइट डाउन 3 मिलियन ऑफ वर्थ रॉ मटेरियल एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ऑपरेशन सिंस द NRV इज 40% ऑफ कॉस्ट। सो कह रहा है कि 1.2 बनती है, तो कह रहा है रिकग्नाइज अ लॉस ऑफ 1.8 का कहता है लॉस बुक कर लो। कह रहा है रिगार्डिंग द 7 मिलियन वाले के, कह रहा है ये आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया और आपने कहा कि 2 मिलियन दे के आपको डैमेजेस वगैरह पड़ेंगे। अब उसके लिए जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रिगार्डिंग द 7 मिलियन ऑफ फ्यूचर शिपमेंट दिस इज एन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनअवॉइडेबल कॉस्ट of meeting obligation under the contract exceed the economic benefit, so the unavoidable cost under the contract reflect the least net cost। तो उसने आपको कहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो 7 का 60% उसने कहा था पड़ेगा। अच्छा, नीचे से आपको बताया हुआ था ना 40% के ऊपर बिक सकता है, तो इसका मतलब कहता है या वो 60% नुकसान ले लो, तो या जो आपने उसको डैमेजेस देने हैं। अब 7 का 60% लो तो 4.2 मिलियन का नुकसान होता है,
और वैसे उसको 2 मिलियन देकर जान छूट सकती है, तो क्या बेटर होगा? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन को उसने कहा है कि आप लोग रिकॉग्नाइज कर लोगे प्रोविजन। अच्छा, अगले में उसने आपसे कहा था कि आपके एम्प्लॉइज के लिए आपने बोनस अनाउंस किए, तो कह रहे हैं एज रिगार्ड बोनस अनाउंस ऑन 30 जनवरी नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट 31 दिसंबर। सो कह रहे हैं इसकी नो ट्रीटमेंट। अच्छा, आगे उसने कहा था जो मशीन डैमेज हो गई थी, तो कह रहे मशीन शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एज देयर इज एविडेंस ऑफ डैमेज, डिक्लाइन इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सिंस द कैरिंग अमाउंट इज 340 एंड रिकवरेबल अमाउंट इज 220। तो कह रहे 120 का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लो। तो ये भी कहता आपका एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। क्लियर हो गए पॉइंट? अच्छा, इसी तरह ना अब आप लोगों का ऑटम 24 के अंदर भी क्वेश्चन 7 आया हुआ है, IAS 37 का 16 नंबर का। तो आप मैंने कहा था ना, ये एम्प्लॉयर का आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसको कवर करता है। ठीक है, अब ये लगातार 3 अटेम्प्ट आपने देखा है 37 37 37, इसलिए मैंने साथ आपको ना इस दफा इफ्रिक 1 भी लिखवाया था कि इफ्रिक 1 काफी अर्सा हो गया वो टेस्ट नहीं कर रहा, तो 4-5 अटेम्प्ट के बाद ना एक आधी दफा टेस्ट कर लेता होता है। ठीक है, SIC 32 और ये अब SIC 32 तो FR1 में चली गई, तो इसलिए चांसेस है कि शायद इफ्रिक 1 का क्वेश्चन आ जाए। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उसने आपको 37 का दिया। चलिए इसको देखें, कुछ पॉइंट इसके देखते हैं। कह रहे फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 1 सितंबर, और कह रहे वीकडे लिमिटेड इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जून 24। कह रहे आज 1 सितंबर है, जून 24 की वो अपनी फाइनेंशियल बना रहा है। फॉलोइंग मैटर आर अंडर कंसिडरेशन। On 1 January 2024, company acquire entire shareholding of ETA Limited and purchase agreement include contingent consideration 90 million payable if company achieve a specified targeted profit within next 12 months. At acquisition date, it was not probable that the company meet the target. However, on 30 June, company has attained 60% of targeted profit within 6 months and it is now probable that the target will be achieved. अच्छा, कह रहे कि 1 जनवरी 2024 को आप लोगों ने कंपनी की इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें ना कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन थी। आपने से कहा था एक सेट नंबर ऑफ वैल्यू प्रॉफिट चला गया, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। कहता है कि 6 महीने गुजरे हैं, 60% तो प्रॉफिट अचीव कर चुका है, और कहता है लगता है कि बाकी 6 महीने में 100% वो अचीव कर जाएगा, तो क्या फिर इग्नोर करूं उसको? नहीं, इसका मतलब फिर ये अब आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है। ठीक है, एक तो पास इवेंट है ना, जनवरी में आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद अब आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी और रिलायबल एस्टिमेट भी हो रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ जाएगी। आगे कह रहे हैं 20 जनवरी 2024 कंपनी एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कस्टमर क्रिटिकल डेटा। Company made a public announcement of the breach on 31 August. The full extent of the breach and its financial impact is not yet known, but it is expected to be substantial and will result significant claim by customer for damages in the coming months. कह रहा है कि 20 जून को आप लोगों का ना साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और आपके कस्टमर का डेटा लीक हो गया, और कह रहा है कि आप लोगों ने अगस्त के अंदर जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि यार इस तरह डेटा आप लोगों का लीक हो गया है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अब हमें लगता है कि काफी क्लेम आना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रीच कब हुई थी? इसका रिपोर्टिंग डेट से पहले। अब बेशक आप लोगों ने अनाउंसमेंट बाद में की, लेकिन वो इवेंट तो पहले हो चुका था ना। इसका मतलब अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेड अमाउंट जो होगी क्लेम्स की, उसकी फिर आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी। तो अब इसका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो तो है, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट नहीं है।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज कर देंगे। थर्ड कह रहा हूं 29 जून सिग्मा टेक अ की सप्लायर ऑफ द कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट। कह रहा है potentially disturbing the supply chain of several critical components used by company. Bankruptcy is resulting significant delays and additional cost of company to source alternate supplier. Financial impact of the initial potential delays and additional cost is estimated to be 16 million and 12 million has already been incurred in the past 2 months. कह रहा हूं 29 जून को हमारा एक सप्लायर था, वो इंसॉल्वेंसी में चला गया। कहता है मेजर कंपोनेंट ना मैं उससे खरीदा करता था अपने। अब कहता है उसका रिजल्ट फिर क्या निकला, कहता है उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे ऑर्डर्स वगैरह अफेक्ट हुए, कस्टमर्स को मैं टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाया, फिर उसके बाद मुझे ऑल्टरनेटिव अरेंज करना पड़े, महंगी चीजें मिली। तो कह रहे इसकी वजह से ना मेरा तकरीबन फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या बनता है 16 मिलियन का, और कह रहा है 12 मिलियन तो मैं ऑलरेडी 2 महीने में कर चुका हूं, तो फिर इसको 4 का मजीद आपको लग रहा है नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो ये उसने आपको इसने बताया हुआ है। अब इसका जरा आंसर मैं देख देता हूं, उसने इसकी क्या ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड की है। 7 का थर्ड 7 कह रहा है potential delay and additional cost resulting from the bankruptcy of supplier, but there were no present obligation for these as they are future operating losses. ठीक है, कह रहा है कि ये तो आपका फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस है ना, कि आपको आप कह रहे हैं यार मैं कहीं से मटेरियल ढूंढूंगा मुझे महंगा मिलेगा, तो कहता है कि इसलिए आप लोगों का ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, इसको डिस्क्लोज करने की ऐसे जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे चौथा पॉइंट कह रहे कंपनी सेल प्रोडक्ट लियो विद 1 year वारंटी। द वारंटी अरेंजमेंट विद द मैन्युफैक्चरर दैट इज कापा टेक्नोलॉजी इज एज फॉलोज। कह रहे इफ डिफेक्ट अराइज इन द फर्स्ट 6 months company will responsible to customer for repairing and replacement the item. Company then submit the detail of warranties claim to KT which reimburse 75% of the cost incurred by WL. Historically, KT has always honored these claims. अच्छा, कह रहे कि आप लोग ना सप्लायर की चीज आगे बेच रहे हो और वारंटी दे रहे हो। कह रहे अब अगर उनमें पहले 6 महीने में डिफेक्ट आ जाए तो आपने कहा था कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कस्टमर को आपने ये कहा हुआ है। और कह रहे कि आप लोग जो क्लेम है कहते करेंगे अपने सप्लायर को, वो 75% इसके पैसे आपको दिया करेगा। और कह रहे हैं हिस्टोरिकली हम हमेशा ना क्लेम फुलफिल करते हैं। मतलब देखिए ना, एक मुझे पता चल जाए यार ये क्लेम आया है, मुझे नुकसान होना है इस पे, मतलब मैं 100 रुपया खर्च करूंगा मुझे तो 75 मिलेगा, तो मैं उस कस्टमर को डिस्करेज भी तो कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं हमारा मसला नहीं, हमारा फॉल्ट नहीं है, ताकि रिपेयर ही ना करनी पड़े। कहता है ऐसे नहीं है, आपके पास जब केस आता है तो आप उसको रिपेयर करके देते हो। आगे कह रहे इफ डिफेक्ट अराइज इन द नेक्स्ट 6 months KT इज रिस्पॉन्सिबल टू द कस्टमर एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट द आइटम, हाउएवर KT चार्ज 10% ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड टू WL। लेकिन कह रहे अगर 6 महीने के बाद ये फॉल्ट आता है तो फिर वो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कह रहा है इसके मैं तुमसे ना 10% पैसे लिया करूंगा। और आपको कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ईच माइनर एंड मेजर डिफेक्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स, ₹10,000 यूनिट एंड 55,000 यूनिट रिस्पेक्टिवली। और कह रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इतनी है। कह रहे हैं माइनर डिफेक्ट पहले 6 महीने में आएगा 4% चांसेस हैं, और अगले 6 महीनों के अंदर 7% चांसेस हैं। मेजर डिफेक्ट आएगा पहले 6 महीनों में, इसके 5% चांसेस हैं, और अगले 6 महीनों के 11% चांसेस हैं। तो मल्टीपल आउटकम आना शुरू हो गए। और वारंटी है रिकरिंग आइटम है, रिकरिंग आइटम हो तो प्रोविजन किसकी क्रिएट करते होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट की। अच्छा, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून कंपनी सोल्ड टोटल 2,20,400 यूनिट और प्रोडक्ट लियो। और आपको कह रहे हैं टोटल रिपेयर कॉस्ट जो थी ना पहले 6 महीनों की, वो आपने क्लेम यानी इनकर की थी 36 मिलियन, जिसमें कह रहे 27 मिलियन हमें रिकवर हो चुके हैं।
और कह रहे केटी ने क्लेम किया आपसे 7 मिलियन अगले वाले क्लेम्स के। अच्छा, अब चूंकि वारंटी का चक्कर आ रहा है, आप लोगों ने पहले चीजें बेची हैं, उनसे रेलिवेंट है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है, रिलायबल एस्टिमेट भी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की आपको प्रोविजन डालना पड़ जाएंगी। बाकी उसने आपको कहा कि बाद में उसने आपको बताया कि जी इतने इतने पैसे वो आपसे क्लेम कर रहा है या आपको रिसीव हो रहे हैं। ये इसी साल की आपको बता रहा है, जून के अंदर। तो आपसे कह रहे थे इसको आप लोग बताएं क्या करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि प्रोविजन वगैरह रिकग्नाइज करनी पड़ेगी मोस्ट लाइकली आउटकम्स की, और जितने पैसे ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं वो माइनस कर लेंगे, बाकी जो अमाउंट बची होगी उसकी प्रोविजन डालेंगे। जैसे फर्ज करें मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली 10,000 बनी, 4,000 आप मुझे पहले दे चुके हुए, तो फिर इसका मतलब मुझे प्रोविजन मजीद कितने की डालनी चाहिए, 6,000 की। तो इस तरह करके इसको भी करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह ना मैं आप लोगों को पहले इफ्रिक 1 15-20 मिनट लगा के वो करा के, तो फिर उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ना जो छोटे स्टैंडर्ड है ना IFRS 8, 9, 21, 9 तो भी हमने वैसे रिसेंटली पढ़ा है, लेकिन उसको भी देख लेंगे। IFRS 8, 21 और इफ्रिक 1, ये 3-4 छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनको इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। परसों फिर इंशाल्लाह ना IFRS 16 लीजेस, और अगर टाइम मिला तो साथ IAS 12 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।